तो इसी से कहानी शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। सबसे पहली बात, प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन का एग्जाम्पल है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये 2D मोशन का एग्जाम्पल है। सोचो तुम्हारे सिलेबस, अच्छा 2D मोशन का मतलब भाई इसको समझने के लिए दो एक्सिस चाहिए, एक्स और वाई। मतलब अगर मैंने कहा कि एक ट्रेन मोशन में है, ये लिया मैंने, ये लिया और इसको मैंने चलाया, तो ये 1D मोशन है, सीधा जा रहा है ना। सोचो इसको मैं नीचे से ऊपर भी चला रहा हूँ तब भी 1D मोशन है, ऊपर नीचे भी चलेगा तब भी 1D मोशन है, वाई एक्सिस। अगर मैं सामने चला रहा हूँ, आगे पीछे कर रहा हूँ, सीधा बिना डायरेक्शन चेंज किए, मतलब डायरेक्शन में यू नहीं कर रहा, मैं ऐसे ऐसे नहीं कर रहा, यू करने लगूंगा तब अलग बात हो जाएगी। मैं इसको सीधा आगे लेके जा रहा हूँ, मीन्स ये कौन सा मोशन हुआ, एक्स एक्सिस वाला मोशन। अगेन दिस इज़ 1D मोशन में अभी तक तुमने जैसी चीज़ें पढ़ी है ना, बस वही चीज़ यहाँ पे भी आती है, एक्सिस वाइज नाम बस बदल जाता है। जैसे 2D मोशन उसको बोलते हैं जहाँ पे मुझे, जिसको समझने के लिए मुझे दो एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, वो कहलाएगा 2D मोशन। समझना है, लिखने की हम अब लिखना थोड़ा मिनिमाइज़ करेंगे, उसी चीज़ को लिखेंगे जहाँ पे बाकी चीज़ को समझना है। समझने का ऐसा रखना है कि मैं इस चीज़ को अपने जीवन में आखिरी बार पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। ये सोच के पढ़ोगे ना तो इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। अगर ये सोच के पढ़ोगे, रिवीजन तो किसी दिन कराएंगे ही, ऐसे कर लेंगे, इसको वहाँ से देख लेंगे, वहाँ से तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सोचो कि अब जो यहाँ लिख दिया गया ये मुझे दोबारा अब नहीं मिलेगा, तब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। जैसे 2D मोशन है, दो एक्सिस की ज़रूरत है, एक हुआ एक्स एक्सिस, दूसरा हुआ मेरे पास वाई एक्सिस माना। तो हम जितनी चीज़ें पढ़ेंगे ना सबके दो टुकड़े कर लेंगे, एक्स में अलग, वाई में अलग। अब ज़रा सोचो, हम फोर्स किसी एंगल पे लगाते थे, फोर्स के दो टुकड़े करते थे, एक एक्स कंपोनेंट में, एक वाई कंपोनेंट में। एक्स की अपनी दुनिया है भाई, एक्स अपने डायरेक्शन में सारा काम एक्स में ही करेगा। सोचो मेरे पास कोई भी चीज़ है, कोई चीज़ है, उसको मैं इधर धक्का दूंगा तो जाएगा इधर ही, मैं फोर्स इधर लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। सिंपल लॉजिक है। बॉडी की स्पीड में जो भी चेंज होना होगा इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर नीचे में कोई चेंज नहीं होगा, सीधी बात। जिधर एक्सेलरेशन लगेगा वेलोसिटी का चेंज भी उसी तरफ होगा, सिंपल। अच्छा सोचो, मैंने कहा था शुरू में जब हमने क्लास शुरू की थी, एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, वेलोसिटी को बदलना, हाँ वेलोसिटी को बदलो, ऑफ कोर्स। एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बदलता है। वेलोसिटी में कितने लोग हैं, दो, उसका मैग्नीट्यूड जिसको अपनी स्पीड बोलते हैं, दूसरा कौन है, डायरेक्शन। सोचो अगर मैंने डायरेक्शन बोल दिया तब भी एक्सेलरेशन है, डायरेक्शन चेंज करूँगा मतलब चेंज तो हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन है। मैंने स्पीड बदल दी तब भी एक्सेलरेशन है, और दोनों चेंज किया तो तब भी एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन का काम है डायरेक्शन को चेंज करो, स्पीड को चेंज करो। अच्छा सेंटेंस, एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी बदलना। अब एक अच्छी बात बताता हूँ, लॉजिकली सोचना। एक्स और वाई दो टुकड़े हैं और मैं चर्चा कर रहा हूँ ए फॉर एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन दो स्टाइल में लिखाएगा। सोचो, एक लिखाएगा ए एक्स और एक लिखाएगा ए वाई, लिखाएगा। अब देखो मज़ेदार बात, एक्सेलरेशन से तुम पूछोगे तो ये कहेगा भैया मेरा काम बहुत सिंपल है, मैं वेलोसिटी चेंज करने आता हूँ और मेरे वेलोसिटी के अंदर दो लोग हैं, एक मेरा मैग्नीट्यूड और एक मेरा डायरेक्शन। फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब आई कैप जे कैप के कैप, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही लोग प्यार से स्पीड भी कह देते हैं। आसान है मामला। अब ज़रा सोचो, अब तुमने एक्सेलरेशन के इस चैप्टर में दो टुकड़े बना लिए। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन पे मैं गया नहीं हूँ, हम अपने मन में सेट कर रहे हैं कि ये कोई नया मोशन नहीं है, ये एक नॉर्मल सा मोशन है जहाँ पे जितने भी वेक्टर इन्वॉल्व होंगे सबके टुकड़े किए जाएंगे। यानी कि कैसे कैसे टुकड़े चलेंगे, एक्सेलरेशन का दो टुकड़ा, ए एक्स और एक ए वाई। यहाँ तक क्लियर है, मामला आसान है सब। एक्सेलरेशन का काम वेलोसिटी बदलो, एक्सेलरेशन कहेगा वेलोसिटी बदलो। अब अच्छा सुनना, ए एक्स कहेगा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बदलो और ए वाई कहेगा वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बदलो, दोनों अलग अलग हैं। तो ए एक्स का काम है कि आपसे कहेगा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बदलो, वेलोसिटी बदलो। ये आपसे कौन कहेगा, ए एक्स, और ए वाई कहेगा वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बदलो, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी ब के साथ द के साथ लो, बदलो। अच्छा दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ये पेन है, इसमें ये ढक्कन लगा हुआ था, अभी ये पूरा का पूरा पेन है।
अब मैंने टुकड़े कर दिए हैं, ये अलग है, ये अलग है, इसको फेंकूंगा उससे इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा ना, ये अपनी दुनिया है इसकी। वही हाल यहाँ पे है, एक्सलेशन के दो टुकड़े हैं, तुम इसको चेंज करोगे ये हिलेगा नहीं। अब जरा सोचना, मैं y डायरेक्शन में स्पीड बदलना चाहता हूँ तो मुझे एक्सलेशन सिर्फ y में चाहिए होगा। सोच, बात सही है। मैं x डायरेक्शन में स्पीड बदलूंगा तो मुझे एक्सलेशन सिर्फ x में चाहिए। अलग सोचो, मुझे डायरेक्शन बदलना है y में तो मुझे ax से कोई मतलब नहीं है। मतलब जिस डायरेक्शन में मुझे चेंज चाहिए, जिस एक्सिस में मुझे चेंज चाहिए, एक्सलेशन उसी एक्सिस में होना चाहिए। अब थोड़ा सा अगर हम लॉजिकली सोचें, हम तो समझदार हैं, एक्सेलरेशन आता कहाँ से होगा? पूरे फिजिक्स की बात करो, फोर्स से। फोर्स के अंदर छुपा होता है ना एक्सेलरेशन, छोटे बच्चों को सिखाते हैं बड़ा बड़े में, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन छुपा होता है फोर्स से। अब देखो थोड़ा सा ऐसे ही समझदारी के लिए लिख रहा हूँ, तुम जीनियस हो इसलिए लिख रहा हूँ, बाकी तो सोचो, ये एफ भी होता होगा ईमानदारी से तो इसके भी दो टुकड़े होते होंगे, एक एफ एक्स और एक एफ वाई होते होंगे। एफ का नाम होता होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, होता है एक नाम इसका, एफ का ये भी है। कोई तुमसे पूछे एफ का असली नाम क्या है तो क्या बताओगे? dp/dt। कोई तुमसे पूछे कि ये एफ का असली नाम क्या है तो तुम कहोगे dp/dt। p को बोला जाता है मोमेंटम, हिंदी में कहते हैं संवेग, मोमेंटम। p होता है मोमेंटम। और ये ठीक है, थोड़ा सा बोलूँ, बाउंस तो नहीं करेगा, पच जाएगा ना। सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूँ। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन कहाँ से आता है? फोर्स से। सोचो, फोर्स सुनते ही मन में सबसे पहले कौन प्रकट होते हैं? न्यूटन। तो न्यूटन्स लॉ आता है मन में। तो ये F = dp/dt, फोर्स का असली डेफिनेशन है ये, असली। और थोड़ा और कोई समझदार बच्चा होता है ना, और कोई समझदार बच्चा होता है तो उसको वो कह सकता है इम्पल्स अपॉन टाइम। थोड़ा और समझदार बच्चा कहेगा इम्पल्स अपॉन टाइम। लेकिन तुम छोड़ो, तुम अभी मेरे तरफ से इसका नाम बस ऐसा लिख लो, इम्पल्स अपॉन टाइम। इम्पल्स अपॉन टाइम क्या है? फोर्स। उसी को कहा जाता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। सब एक ही है। अब जरा सोच के बताओ, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम का क्या नाम है? इम्पल्स। हिंदी में कहते हैं शायद आवेग, ऐसा कुछ। हिंदी में जानना जरूरी, तुम मातृभाषा अपनी। सुनो, मैं तुम्हारे मन में क्या सेट करना चाहता हूँ, मेरे साथ साथ चलना। मैं तुम्हारे मन में सेट करना चाहता हूँ, एक्सेलरेशन का काम क्या है? वेलोसिटी को बदलना। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में रखने से वेलोसिटी का चेंज भी एक्स में होगा। डन। एक्सेलरेशन आने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। फोर्स होता क्या है? तो ये होता है dp/dt, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। इसको कुछ लोग कहते हैं, अभी इसको कहते हैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। सोचो, अभी हम इसको बहुत अच्छे से पूरा प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकते। अभी हम वो जाएंगे, न्यूटन्स लॉ में है ये चैप्टर, हम अभी इसका बेसिक आइडिया ले रहे हैं। अच्छा, मतलब तुम फोर्स की बात कर रहे हो। फोर्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। और चेंज इन मोमेंटम का एक और नाम मैंने बता दिया, क्या है? इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम को हम बोलते हैं इम्पल्स। अच्छा, अभी मन में इतना रखा। अब चलो आ गए फोर्स पे। अब इसी dp/dt को अगर कोई आदमी सॉल्व करना चाहे तो d/dt, सोचो, अब p को क्या लिख सकता है? मास इनटू वेलोसिटी। सोचो, p होता है मोमेंटम, मोमेंटम मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। m को बाहर कर दो और dv/dt एक्सेलरेशन होता है ना। m यहाँ से बाहर किया, dv/dt एक्सेलरेशन। तो छोटे बच्चों के लिए डेफिनेशन आता है F = ma। ये कब आया है? जब तुमने m को बाहर किया। अब बाहर किसको करते हो? जो चीज़ कांस्टेंट होती है। यानी कि अभी जब तुमने F = ma बोला है तो तुमने फिक्स कर दिया भाई मास कांस्टेंट है ना। अगर मास कांस्टेंट नहीं होता तो फॉर्मूला F = ma नहीं आता, क्योंकि कांस्टेंट बाहर निकालना है। मास कांस्टेंट कहाँ नहीं होगा? न्यूटन्स लॉ में जब रॉकेट वाले सवाल पढ़ेंगे, जहाँ टाइम के साथ मास चेंज हो रहा होता है रॉकेट का, रॉकेट प्रपल्शन नाम सुना है? पढ़ेंगे। या फिर पानी से वाटर फ्लो, है ना, फ्लो रेट वाटर वाले केस में पढ़ाऊँगा, आगे आएगा। अभी का टारगेट ये है। पहली बात, F = ma कब लगाओगे? जब मास कांस्टेंट होगा। लेकिन फोर्स का असली फार्मूला कौन है? dp/dt। असली ये है भाई, dp/dt। p क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम मतलब मास को वेलोसिटी से गुना कीजिए, मोमेंटम है। तो मैं मोमेंटम को बोलता हूँ असली मोशन। मोमेंटम मतलब मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट। अब मैं कहीं जाऊँगा तो अपना मास साथ में लेके जाऊँगा ना।
इसको तुम अगर फेंकोगे तो ये जाएगा, अपना वजन साथ में लेके जाएगा। तो सिर्फ वेलोसिटी ऐसे थोड़ी कि ये अपने आत्मा इधर ही लेके ऐसे करके, ऐसा नहीं हो सकता ना। हम चलेंगे अपना वजन साथ में लेके चलेंगे। अब सुनो ध्यान से कि भाई सब कुछ तो ठीक चल रहा है, इस चैप्टर में तो एक्सेलरेशन की बात है, आप फोर्स के बीच में क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हारे मन में इस चैप्टर में पूरा चर्चा मेरा एक्सेलरेशन पे ही होगा। इस चैप्टर में, चूंकि इस चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स है, तो काइनेमेटिक्स में मास की लड़ाई नहीं होती। काइनेमेटिक्स में हाथी चींटी एक है, हाथी चींटी एक मान के पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में वजन की टेंशन नहीं है। क्यों ऐसा होता है? हम मोशन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मोशन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए हम पहले बिना मास का पढ़ते हैं। मोशन जब बिना मास का पढ़ा जाता है तो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स, और मोशन जब मास के साथ पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। तो दो तरह से हमने बांटा हुआ है। कैसे सब्जेक्ट बताए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उर्दू, संस्कृत बताए ना। उसी तरीके से आपका जो फिजिक्स के अंदर जो ब्रांचेस बने हैं, जैसे तुमने सुना होगा ना, हीट एंड थर्मो, मॉडर्न फिजिक्स नाम सुना है? एक जब आप बड़े हो जाओगे सुनोगे क्लासिकल फिजिक्स होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स और ये सब चीज़, ठीक है। आपका जो अभी वाला पार्टीशन है जहाँ स्टडी ऑफ मोशन चला, तो स्टडी ऑफ मोशन दो जगह से चला, एक बिना मास का और एक विथ मास का। लेकिन तुम सोचो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है ना, जैसे मान लो कोई आदमी आर्किटेक्ट बनने की पढ़ाई कर रहा है, तो डायरेक्ट बना बनाया मकान से थोड़ी सीख लेगा वो। पहले तो नक्शा बनाने का व्यवस्था समझेगा, अच्छा ये नक्शा ऐसे ऐसे, फिर अंदर की पूरी कहानी, पूरा सिस्टम करते करते फिर पूरे मकान की स्टडी, तो उसको भी तो टुकड़ों में पढ़ना पड़ेगा भैया। तो हम भी पहले बिना मास का पढ़ते हैं, फिर मास रख के पढ़ते हैं, तब पूरी स्टडी चलती है। तो अभी सोच के बताओ, अभी इस चैप्टर में इधर की लड़ाई नहीं है, क्योंकि इधर सारा खेल किसका है? मास का। सोचो, इधर की लड़ाई नहीं है, मास की लड़ाई नहीं है। मास होगा तभी मोमेंटम, क्योंकि ये जो टर्म आता है ना मोमेंटम, ये जो टर्म आता है मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है मास को वेलोसिटी से गुना करिए, खुश रहिए। अब सोचो, मास लेना ही नहीं है अभी, तो मोमेंटम आएगा ही नहीं ना। तो मोमेंटम की एंट्री कब होगी? जब न्यूटन प्रकट होंगे। क्यों? क्योंकि जीवन में जब जब मोमेंटम चेंज होता है, उसी को टाइम के साथ डिवाइड करने से फोर्स आता है। अब फोर्स आए, न्यूटन आए, क्योंकि ये बात ही न्यूटन बोल के गए। इसका मतलब इस चैप्टर में किसका रोल नहीं है? मास का। अच्छा, तो इस चैप्टर में मास का रोल नहीं है, तो सोचो इस चैप्टर में किसका रोल होगा? एक्सेलरेशन का होगा, फोर्स का कोई रोल नहीं है। फोर्स के अंदर मास इनटू एक्सेलरेशन है। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक्सेलरेशन पढ़ना है, तो मास का रोल नहीं है। जब तक मास लूँगा नहीं तब तक फोर्स की बात नहीं होगी। इसीलिए इस चैप्टर में कहीं तुमको कोई सवाल मिले काइनेमेटिक्स में, कहे कि भाई कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूँ, तो तुम क्या समझोगे? वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगाया है ना। आता है ना ब्रेकिंग डिस्टेंस वाला सवाल, कि गाड़ी कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रही है, और जब 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी तो 1 मीटर पे रुक गई, जब मैं स्पीड 10 मीटर कर दूँ तो कहाँ रुकेगी? उस तरह के सवाल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत सेट हो रहा है। अच्छा, अब ज़रा सोचो, अगर मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अगर मैं Fx और Fy की बात करूँ और इसको लिख लेता हूँ एक बार, कैसे लिखता मैं? Fx को लिखता mx इंटू ax, ऐसा लिखता है? ऐसा क्यों लिखता? मास में x और y क्या होता है? मास तो मास है। मैं अपना मास फिक्स लेके चलूँगा ना। मैं 2 किलो का हूँ तो x एक्सिस में चलूँगा तब भी 2 किलो का होऊंगा, y में चलूँगा तब भी 2 किलो का होऊंगा। तो मास तो मास होता है पूरे जीवन। ऐसे लिखाएगा, बोलो ये कैसे लिखाएगा? Fy लिखाएगा m इंटू ay। सुनो, सीखने वाली बात बड़ी लॉजिकल है। Fy मतलब m इंटू ay। क्यों? F बराबर m है। इसका मतलब क्या है? अगर तुमने y एक्सिस में फोर्स लगाया तो उस फोर्स से सिर्फ एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट ही बदलेगा। सोचो, तुमने y एक्सिस में फोर्स लगाया, उसके कारण क्या आएगा? ay। और सोच, ay का काम क्या है? y डायरेक्शन की वेलोसिटी को बदलना। तो ऐसी स्थिति जब आएगी तब y डायरेक्शन की वेलोसिटी बदल रही होगी। और सोचो, ये स्थिति जब आएगी Fx बराबर m इंटू एक्स, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी बदल रही होगी। और समझदार लोग x डायरेक्शन की वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? vx। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मैं तो ux लिखूंगा। अपने को v और u में लड़ाई नहीं है, हम देखेंगे क्या कहा जा रहा है। जो मन करेगा तुम v बोल सकते हो, u बोल सकते हो, लेकिन ज़रा सोच के देखो, अगर वो अलग अलग टाइम के वेलोसिटी की बात करें, इनिशियल बोले, फाइनल बोले, तो कुछ तो अलग नाम रखेंगे ना भाई। तो अगर मान लो एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं, उस सवाल में हमने इनिशियल का नाम u रख दिया, तो फाइनल का नाम v रख देंगे।
इनिशियल का नाम v1 रखा तो फाइनल का नाम v2 रख देंगे, कुछ तो अलग करेंगे। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी है तो ये vy चेंज होगा, uy चेंज होगा जैसी, लेकिन चेंज किसका होगा? y का। अब तुम्हारे मन में एक सेट है पूरा आइडिया कि अच्छा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी। y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कभी भी x डायरेक्शन की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पाएगा बेचारा। ठीक है, लिखने का मौका दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप बस इस बात को सुनिए और अगली कहानी समझिए। इसका मतलब तुम्हारे मन में एक चीज़ सेट हो गई कि मैं पढ़ रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 एक्सिस की आवश्यकता है। इसका मतलब 2 एक्सिस की आवश्यकता है तो जितने भी वेक्टर आने वाले हैं सबके 2 टुकड़े हो सकते हैं। तो कौन कौन से वेक्टर आएंगे? तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन ही मन में आ जाता है, v = u + at। अब सोचो, ये एक बार तो लिखाएगा vx के फॉर्म में और एक बार लिखाएगा vy के फॉर्म में लिखाएगा। तो vx = लिखाएगा ux + ax × t और vy के फॉर्म में लिखाएगा uy + ay × t, लिख सकते हैं ना। अब देखो क्या मज़ा है कि जो तुम पहले से जानते थे इस चैप्टर में बस उसी के 2 टुकड़े होंगे अलग अलग और काम शुरू हो जाएगा। और तुम जीनियस हो, तुम जानते हो इस जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो साइन लेना ज़रूरी है भाई। अब मान लो कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है और कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है, या तो मैं इतना बकबक करके बोलूँ कि भाई ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना, ये तो बोल के हो गया। मैथ्स में कैसे होगा? मैथ्स में तो इक्वेशन वही है, v = u + at। तो प्लस माइनस का यूज़ करना पड़ेगा, तभी तो मैथ समझ पाएगा कि अच्छा तुम ऊपर की बात कर रहे हो या नीचे की बात कर रहे हो। हाँ, प्लस किसको लेना है, माइनस किसको लेना है, एक बार बता दो उसको। पहले कह दो भाई देख ऊपर से नीचे आएगा ना तो मैं प्लस लूँगा, तो ठीक है, मैथ्स में फिक्स हो गया कि इस क्वेश्चन में ऊपर से नीचे आना है तो प्लस लेना है। तो जितनी क्वांटिटी ऊपर से नीचे आएगी सब प्लस हो जाएगी। तुमने कहा कि नहीं आज बढ़िया है, आज सोमवार है, ऊपर से नीचे आने के बाद निगेटिव लूँगा, तो जितनी क्वांटिटी ऊपर से नीचे आएगी सब निगेटिव। तुमने एक चीज़ नोटिस करी क्या? मैंने साइन किसका बोला है? क्वांटिटी का बोला है या डायरेक्शन का बोला है? डायरेक्शन का बोला है। मतलब एक चीज़ ध्यान रखना है, किसी भी क्वांटिटी का फिक्स साइन नहीं होता, साइन तो डायरेक्शन का होता है। कितनी अच्छी बात है, लिख लो इसको, कोने में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो। किसी भी क्वांटिटी का फिक्स साइन नहीं होता, साइन तो डायरेक्शन का होता है। किसी भी क्वांटिटी का फिक्स साइन नहीं होता, साइन तो डायरेक्शन का होता है। ये बात जितनी छोटी है ना, पूरा काइनेमेटिक्स इसी पे डिपेंड है। एक लड़ाई चलती है ना, जी पॉजिटिव जी निगेटिव, बताओ जी क्या, पॉजिटिव या निगेटिव? जी पॉजिटिव या निगेटिव? हाँ, हम एज्यूम कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, लेकिन हमारी मर्जी उस क्वेश्चन में सीमित है। हमें कहना पड़ेगा कि भाई ऊपर से नीचे आओगे तो पॉजिटिव है। मान लो मैंने ऐसा कहा, ऊपर से नीचे आओगे तो पॉजिटिव है। जी के लिए एक ही बात 100% करेक्ट है, वो क्या है? जी हमेशा नीचे लगता है। ऊपर रखोगे नीचे गिर जाएगा, ऊपर रखोगे नीचे, जी हमेशा नीचे लगता है। इसके अलावा जी के बारे में हम कुछ नहीं जानते। तुम बोलोगे हम तो एक और बात जानते हैं, जी की वैल्यू होती है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, जानना चाहिए। तो जी की वैल्यू 9.8 मान लिया, मन करे 10 ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु जी हमेशा नीचे। जी पॉजिटिव होता है या निगेटिव, ये हमारे मन पे डिपेंड करता है। हमने अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन को नीचे वाले को निगेटिव कहा तो जी निगेटिव हो जाएगा, हमने नीचे वाले को पॉजिटिव कहा तो जी पॉजिटिव हो जाएगा। जी का साइन कौन डिसाइड कर सकता है? हम। तो कैसे डिसाइड करेंगे? मर्जी है हमारी, जैसे वो डिपेंड करता है। तुम सवाल सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारे मन में क्या है? तुम्हारे मन में तुमको लग रहा है यार नीचे को आज ले, तो चलो पॉजिटिव लेते हैं, ले लो। नीचे का पॉजिटिव बोल दिया तो हर वो चीज़ जो नीचे आएगी पॉजिटिव होनी चाहिए, नहीं तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, अच्छा अब चलना, मान लो एक और इक्वेशन लिख लेते हैं। एस इक्वल्स टू लिख लेते हैं ut + ½ at²। इसके भी 2 टुकड़े होंगे, एक होगा sx, समझ रहे हो ना? कुछ लोग इसको प्यार से x कह देते हैं, तो ये लिखा आएगा uxt + ½ axt², लिख सकते हैं। सिमिलरली एक टुकड़ा इसका होगा sy, कुछ लोग इसको y कह देते हैं,
तो वो होता है यू वाई टी प्लस हाफ ए नहीं ए वाई और टी स्क्वायर। बोलो बात सही है? कुछ नहीं किया हमने, इसके दो टुकड़े बनाए। भाई जब फोर्स एंगल पे लगता है तो दो टुकड़े बना लेते हो तुम, एफ एक्स एफ वाई। उसी तरीके से इक्वेशन के दो टुकड़े बनाए। अच्छा एक और उसको ही पकड़ लो बेचारे को, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसके भी दो टुकड़े, एक v नहीं वी एक्स का स्क्वायर, u नहीं यू एक्स का स्क्वायर, 2a नहीं a। अब ऐसा नहीं 2x कर देंगे, 2 का भी x करोगे क्या? हाँ। अब s नहीं, s का सोचना, s का भी x वाला पार्ट लिख सकते हैं क्या? ऐसा मैं लिख रहा हूँ बस, फायदा होगा नहीं होगा बात की बात है। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a को हम ऐसे लिख दिया। सपोज करो मुझे ऐसे लिखना हो, मैं लिखना चाहता हूँ वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay और साथ में s का y पार्ट। लिखने तो आना चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी देख लेंगे, ठीक है क्या? अच्छा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये सारी कहानी जब भी यूज़ करूँगा तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी इन सबको साइन के साथ ही यूज़ करूँगा। असाइन कौन डिसाइड करता है? हम डिसाइड करेंगे भाई। मान लिया, चलो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं आज मंडे है तो ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव। ये फिक्स नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा मेरा मन, मेरा मूड। तो चूंकि सब लोग एक जैसा माने इसलिए कहा कि चलो भाई ऊपर का पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव, जरूरत पड़ेगी रख देंगे। अभी तक की बातों की समरी क्या है? अभी तक की बातों की समरी है कि ये जो चैप्टर आने वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें हमको दो एक्सेस चाहिए, एक एक्सेस से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब जितने भी वेक्टर हैं उसके दो टुकड़े होंगे, एक एक्स में और एक वाई में। लड़ाई आती है ए एक्स और ए वाई की। ए एक्स चेंज करेगा सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को और ए वाई चेंज करेगा वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को, ठीक है। सिमिलरली जितने भी काइनेमेटिक्स इक्वेशन है ऑल कैन बी यूज्ड, लेकिन एक्स में अलग, वाई में अलग, और साथ में साइन के साथ जब जब हमको आवश्यकता पड़ेगी। अब इसमें से कुछ अगर दो चार बात लिखनी है तो लिख लो। एक तो टाइप्स ऑफ मोशन बहुत हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन बहुत हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से देखना चाहते हैं। तो अभी मैं टाइप्स ऑफ मोशन देखने वाला हूँ जिसमें मैं ये देखूँगा कि जो इनिशियल वेलोसिटी में दूंगा उसका एक्सेलरेशन के साथ क्या एंगल है, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने कहा टाइप्स ऑफ मोशन बहुत तरीके के हो सकते हैं। मोशन 1D में हो सकता है, 2D में हो सकता है, 3D में भी होता है। 3D वाला मोशन पढ़ते हैं जब मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ते हैं, हेलिकल पाथ सुना है? मैं हेलिकल पाथ, वो छोड़ो, दिवाली के समय में फुलझड़ी जलाया, हैप्पी दिवाली ऐसे करते ना, ऐसे जलाया और आगे बढ़ते जाओ। सोचो फिर से तो मैंने मोशन देखना। एक तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ एक्स एक्सिस, ठीक है, और ऊपर से इसको देखना वाई और जेड प्लेन में ये घूम रहा है। सोचो दो एक्सिस तो ये खा गया, सर्कुलर मोशन है ना, दो एक्सिस ये खा गया और घुमा लग रहा हूँ और चल भी रहा हूँ, तो 3 डायमेंशन का मोशन है। दिस इज कॉल्ड हेलिकल पाथ, सब्जेक्ट में है, सिलेबस में है। अच्छा, अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि हम यहाँ डील कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। उससे पहले हम मोशन के कुछ टाइप्स देखना चाहते हैं। मोशन के टाइप्स में जैसे मान लो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है। एक और स्टाइल समझो, कोई बॉडी इधर जा रही है तो उसका मोशन इधर हो रहा और उस पर एक्सेलरेशन उल्टा लग रहा। इन दोनों में एक कॉमन बात यह है कि इनका पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। एग्जाम्पल समझो, ये क्या कह रहा है, ऐसा मानो कि कोई आदमी है जो इस तरीके से कोई गाड़ी ऐसे चला रहा था और हमने भी उधर ही धक्का दे दिया, तो क्या वो गोल गोल नाचेगा? क्या नहीं, बिल्कुल सीधा ही जाएगा। और इसका फ़ायदा तो ये है कि इस बेचारे की स्पीड और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा स्पीड अप। धक्का जिधर दिया उधर ही फोर्स लगेगा, उधर ही एक्सेलरेशन है। इसका मतलब अगर u वेक्टर और a वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हो क्या? अच्छा, और स्पीड बढ़ेगी। सोचो, इसका मोशन आगे की तरफ है ना, मोशन आगे, एक्सेलरेशन भी आगे, मतलब मोशन और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड बढ़ जाती है। साइकिल चला रहा है बच्चा बाहर, बढ़िया मस्त चल रहा है, मेरा ऐसे देखा मैंने आसपास कोई नहीं है, थोड़ा धक्का दे दिया,
स्पीड बढ़ेगी उसकी, फिर जो होगा वो देखेगा अपना। समझ रहे हो तुम? तो ये कंडीशन है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे u वेक्टर और a वेक्टर के बीच का जो एंगल है उस एंगल को हमने कहा 0 डिग्री। तो पाथ कैसा, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखो, बढ़िया बच्चा साइकिल चलाता, मेरी तरफ आ रहा था, मैंने बोला रुको रुको, रुक नहीं रहा था, पकड़ लिया। छोटा बच्चा है, 2 साल का, साइकिल चला रहा, पैडल वाला, हैंडल वाला होता है ना, पीछे कुड़ कुड़ करता रहता है। मैंने रोक लिया, मैंने फोर्स कैसे लगाए, उसके मोशन के अगेंस्ट, तो उसकी स्पीड कम हुई। लेकिन ऐसा तो नहीं कि तुम रोकोगे वो गोल गोल नाचेगा, ऐसा नहीं। मतलब पाथ उस बेचारे का, ऐसा सोचो, आ रहा था, तुमने कहा रुको 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 रुको, मतलब तुमने अभी भी उसको स्ट्रेट लाइन में ही चलने दिया है। समझ रहे हो क्या? इसका मतलब जब u वेक्टर और a वेक्टर के बीच जो तुम एंगल लेके आए हो, अगर ये 180 डिग्री है तो आज भी पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। मानते हो? u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इसको ध्यान रखना है कि जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 0 डिग्री पे हो या तो 180 डिग्री पे हो तो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। फटाफट लिख लीजिए। जैसा कि हमने कहा है, लैंग्वेज बहुत कम लिखेंगे और चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, कॉन्सेप्चुअली लिखेंगे। कठिन है? इजी है, पूरा फिजिक्स ही इजी है भाई। ऐसी है सारा फिजिक्स, इंटायर फिजिक्स इज इजी, तभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। कठिन होता तो मैं पढ़ता ही नहीं। कठिन तो केमिस्ट्री है। ठीक है, चले अब आइए। अब आप देखिए, एक चीज़ आपको समझाता हूँ, गौर से देखना। ये मेरा जुगाड़ है, दिस जुगाड़ इज हियर। मैं इसको घुमाने वाला हूँ, नाक टूटे उसकी जवाबदेही मेरी नहीं है ना। ये बेचारा बंधा हुआ है, आज तक तो नहीं खुला। मान लो आज घुमाऊँ, आज खुल गया। आज ऐसे भी सोमवारी का दिन है। इसमें देखना है इसकी कंडीशन, कोशिश कर रहा हूँ समझने की, समझना। मैं जब इसको घुमा रहा हूँ तो मोशन देखो, अभी तो ये ऐसे ही है, घूम रहा है पेंडुलम जैसा, ये तो अपने आप घूम रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। अब मैं घुमा रहा हूँ, अब देख, अब मैं इसको घुमा रहा हूँ। सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार एक तो मुझे रस्सी को टाइट रखना पड़ रहा है, मतलब मैं खींच रहा हूँ, खींच अपनी तरफ, और मोशन दिया जा रहा हूँ। इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। सोचो, जैसे देख, इसका डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। जैसे ये जब यहाँ गया और मोशन हो रहा था तो यहाँ पे उसका डायरेक्शन था उस तरफ, ठीक है। यहाँ पे इसका डायरेक्शन था ऊपर, समझ रहे हो। अगर ऊपर को तुम बोलो जे कैप, तो यहाँ पे था तुम्हारे हिसाब से जे कैप, और वहाँ पे तुम्हारे हिसाब से माइनस आई कैप, है ना, और यहाँ पे तुम्हारे हिसाब से माइनस जे कैप था ना। मतलब बीच में भी तो कुछ कुछ अलग अलग डायरेक्शन है। हर इंस्टेंट पे इसका डायरेक्शन बदला। अब तुम ना देख, गलत मत बोलना, बहुत गाली देने वाला हूँ। डायरेक्शन बदलने के लिए कौन चाहिए, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन? डायरेक्शन बदलने का काम एक्सेलरेशन करेगा। सोच, बेचारा वेलोसिटी के अंदर ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो इसका डायरेक्शन बदला जा रहा है। मान लो मैं स्पीड फिक्स रख रहा हूँ, अरे मेरे हाथ में है ना, मैं ऐसे नचा रहा हूँ फिक्स स्पीड से, फिक्स स्पीड से नच रहा है, लेकिन डायरेक्शन बदलना मेरी मजबूरी है। जब मैं इसका डायरेक्शन नहीं बदलूंगा तो काय का सर्कुलर मोशन, मैं बोलूँगा भाई बदलूंगा ही नहीं, तो फिर ये सीधा हो गया ना। नहीं बदलोगे तो कैसे घूमेगा ये? घूमने का मतलब ही होता है, तुमको बोले घूमो तो ऐसे घूमोगे ना भाई, बदलोगे ना डायरेक्शन। डायरेक्शन बदलना मतलब, हाँ ठीक है, रोटेशन हो, सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन तो बदलेंगे ना भाई। अच्छा ठीक है, अभी आइए, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, सर्कुलर मोशन की। अब देखना, यहाँ पे डायरेक्शन बदला है, मतलब कौन चाहिए, एक्सीलरेशन। मतलब कैसा एक्सीलरेशन, जो डायरेक्शन बदले। भाई डायरेक्शन किसका बदलना है, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलना है, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। मतलब अब तुमको बात मैंने बोली है, जिस तरफ की वेलोसिटी को बदलना होगा उस तरफ का एक्सेलरेशन काम में आता है। यहाँ पे तुमको डायरेक्शन बदलना है। अब एक नई बात बताता हूँ, सर्कुलर मोशन में है कैसा मोशन, 2D, वो भी 2D मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन का भाई है बिल्कुल। सर्कुलर मोशन भी 2D मोशन है।
इसका मतलब वहाँ पे भी दो एक्सिस चाहिए अपने को, एक्स और वाई। तुम बोल रहे थे ना कभी आई कभी जे, बोल रहे थे तुम लोग कि यहाँ पे है तो इधर गया तो एक तरफ आई कभी जे, कभी आई कभी जे। अच्छा, इसका मतलब वहाँ पे भी अपने को डायरेक्शन बदलना है, वहाँ पे भी दो एक्सिस चाहिए और प्रोजेक्टाइल को भी दो एक्सिस चाहिए था। तो दोनों में अंतर कुछ ना कुछ तो होगा। कैसे बोलेंगे कि ये सर्कुलर मोशन है, कैसे बोलेंगे ये प्रोजेक्टाइल मोशन है? तो वो डिपेंड करता है स्टोरी पे। वो स्टोरी ये है कि मैं जब सर्कुलर मोशन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ और ये मेरी वो रस्सी है जिससे मैंने इसको बांध रखा है और मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, इस इंस्टेंट पे सपोज करो इसकी जो वेलोसिटी है ये ऊपर की तरफ है, ये रहा इसका रेडियस जो मैंने यहाँ पकड़ रखा था घुमाने के लिए, और यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी है। अब ज़रा देखना मैंने फोर्स कहाँ लगाया, तुम देखते रहना। मैंने फोर्स कहाँ लगाया? रस्सी की मदद से घुमा रहा हूँ। तो सारा खेल किसका है? रस्सी का। रस्सी नहीं होती घूम ही नहीं पाता है, कितना भी एमजी हो जाए रस्सी नहीं है, घूमेगा नहीं। मतलब असली आइटम कौन है? रस्सी। रस्सी फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, रस्सी तो पकड़ के रख रही है। रस्सी पकड़ती है ना, तुम रस्सी से किस चीज़ को बांधते हो? कब? लूज करके? नहीं, टाइट करके। मतलब रस्सी तभी काम में आती है जब उसको तुम टाइट करते हो, मतलब वहाँ फोर्स है, वो पकड़ के रखना, फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स को बोला टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स जो रस्सी लगा रही है वो है टेंशन फोर्स। सोच, फोर्स है तो एक्सीलरेशन भी होगा। यानी कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन दो काम करेंगे। सर्कुलर मोशन कैसे कैसे होगा? एक तो मुझे इसको सुनते रहना, एक तो मुझे इसको चलाना भी है और इसके डायरेक्शन को भी बदलना है। एक तो मुझे चलाना है। अच्छा सोचो, चलाते समय भी तो कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम कर सकता हूँ कि नहीं? मान लो मुझे सर्कुलर मोशन कराना है तो कभी 5 मीटर पर सेकंड से कभी 6, कभी 7, कभी 8 कर सकता हूँ मैं। इसका मतलब मैं एक बात लिख रहा हूँ, तुम देखना। बात हो रही है सर्कुलर मोशन की। अच्छा ठीक, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ सर्कुलर मोशन में दो लोग हैं। एक तो है स्पीड बदलने वाले और एक होंगे डायरेक्शन बदलो वाले। सोचो, जो स्पीड बदलो की कैटेगरी है उसमें अलग एक्सीलरेशन आएगा और डायरेक्शन बदलने वाला एक्सीलरेशन अलग होगा। सोचो, स्पीड बदलने वाले एक्सीलरेशन को लोग कहते हैं AT, नाम है AT, T से टेंजेंशियल। और डायरेक्शन बदलने वाले एक्सीलरेशन का नाम कहते हैं AC या फिर AR, रेडियल। बात खोपड़ी में जानी चाहिए। यहाँ से सवाल बनते हैं, भाई सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन की खासियत हो सकती है स्पीड बदलो डायरेक्शन बदलो। स्पीड बदलने वाले एक्सीलरेशन का नाम AT और डायरेक्शन बदलने वाले एक्सीलरेशन का नाम AC। सोच के बताओ, हमारे पास दो तरह का एक्सीलरेशन है। एक सिर्फ स्पीड बदल रहा है, जैसे 5 से 6, 6 से 7, 6 से 3 चेंज हो रहा ना। मान लो मैं चाहता हूँ AT हटा दूँ, तब भी सर्कुलर मोशन हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। मैंने AT हटा दिया। एक स्टाइल समझो, मैंने कहा AT 0 है, AT 0 है। भाई AT का काम क्या था? स्पीड बदलो। तो क्या होगा? AT 0 होते ही स्पीड हो गई फिक्स, स्पीड फिक्स हो गई। माना 5 मीटर पर सेकेंड से, भाई AT 0 है 5 मीटर पर सेकंड से, मतलब मैंने हाथ में पकड़ा और इसको 5 मीटर पर सेकंड से घुमा रहा हूँ। घूम तो अब भी रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो कौन नहीं है इसमें? AT। मतलब AC होना तो जरूरी है भाई, डायरेक्शन नहीं बदलोगे तो घूमेगा कैसे? मतलब आप समझो AC या फिर AR ये तो मस्ट है, होना ही चाहिए। AT नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा, AT का काम था स्पीड बदलना। मैं नहीं चाहता हूँ बदले, नहीं रखूँगा। लेकिन सर्कुलर मोशन कराना चाहता हूँ और डायरेक्शन नहीं बदलना चाहता हूँ तो मैं पागल हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब AT अगर तुमने हटा दिया, AT को 0 कर दिया, तो इस तरह का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। ये कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मन में एक बात फिक्स हो गई कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जहाँ मोशन की स्पीड नहीं बदलती। डायरेक्शन के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है भाई, डायरेक्शन नहीं बदलेगा तो काहे का सर्कुलर मोशन? बिना घूम के दिखाओ, ये कैसी बात है भाई? हाँ, तो डायरेक्शन तो बदलना ही पड़ेगा।
तो सोचो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या, जीरो, एटी जीरो। एटी ही क्या करता है, स्पीड बदलता है। फिर मन में आया यार थोड़ी देर पहले जब काइनेमेटिक्स चल रहा था उधर तो वहाँ पे आप स्पीड बदलने वाले को बोलते थे dv/dt, बोलते थे ना। तो एटी का कोई फार्मूला नहीं होता, एटी को सिंपली तुम लिख सकते हो dv/dt। इस AR का क्योंकि इसका काम अलग है इसलिए इसका फार्मूला भी अलग है, पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में। अभी बात हो रही है एटी की, तो एटी का कोई फार्मूला है नहीं, वही जो पहले था dv/dt। ये भी तो वही कर रहा है, हम इससे पहले वाले चैप्टर में यही तो कर रहे थे। एक साइकिल, बस, ट्रक, कार आगे चल रही है, इसकी पहले स्पीड 5 है, बाद में 10 हो गई, बताओ एक्सेलरेशन, तो चेंज अपॉन टाइम, यही तो कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरे मन में एक बात सेट है, सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट AR, यस। सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल विदाउट AT, यस। ठीक है, बात सही है। अच्छा, इतनी बात जब हम समझ गए तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई ऐसा है, मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो क्या नहीं बदलेगा बताओ? हाँ, नहीं, क्या नहीं बदलेगा? स्पीड नहीं बदलेगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब होता है नियत। नियत देखो तो तुम्हारा नियत खराब है, वो अलग है, हिंदी में बोलते हैं नियत, कांस्टेंट। चलिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मान लीजिए मैंने आपसे कहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, UCM, देख लीजिए मैं UCM लिख रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही मतलब ही तुम समझ जाते हो कि स्पीड फिक्स है, स्पीड फिक्स है। क्या डायरेक्शन फिक्स है? क्या सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन का फिक्स रहेगा? नहीं रहेगा, बिना घूमे घूम के दिखाओ, नॉट पॉसिबल। स्पीड फिक्स है, स्पीड फिक्स है। अच्छा, इसका मतलब क्या जीरो है? स्पीड बदलने वाले नहीं है, स्पीड बदलता है AT, मतलब भैया AT जीरो है। AT मैंने T से होता टेंजेंशियल। अच्छा, अब चलो, तो बिना AT के बात कर रहे हैं, बिना AT के बात कर रहे हैं, तो सोचो इस समय इसकी वेलोसिटी ऊपर कहीं होगी, ऐसे ऐसे मोशन चल रहा, ऐसे ऐसे मोशन चल रहा है, तो इस समय इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, मोशन ऊपर की तरफ है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन वाली लाइन ये हो गई ना, और इसका नाम मान लो ले लिया मैंने AR, ये तो लेना पड़ेगा भाई। AR मतलब रेडियल या फिर C से सेंट्रीपिटल, ना मैंने रेडियस की तरफ वाला, ये रहा, इसको तो होना ही पड़ेगा। अच्छा सोचो, इसमें देखो मैं इसको घुमा रहा हूँ, मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये यहाँ से ऊपर जाने के मूड में है, ये यहाँ से ऊपर गया, ऊपर घुमा, ऊपर घुमा, ऊपर घुमा। अब देखना, जब ये इस जगह पे है तो इसका डायरेक्शन कहाँ है? आगे, जिसको तुम बोल रहे हो तुम्हारे लिए माइनस आई कैप है तुम्हारे लिए। अच्छा, मान लो AT नहीं है, AC कहाँ होगा? AC कहाँ होगा? AC हमेशा रेडियस वाली लाइन पे होगा, रेडियस माने रस्सी, और वो होगा सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ मतलब नीचे। सोचो इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति, इस जगह की स्थिति देखो, तुम्हारे लिए जो मैं बोल रहा था, ये इसका हो गया मोशन मतलब वेलोसिटी, और ये रहा इसका AC। सोचो बात सही है कि नहीं? इसका मतलब हर जगह वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 है भैया, हर जगह 90 है। इसको दोबारा फिर से बनाता हूँ, कहीं भी देख लो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 90 डिग्री। अच्छा ठीक बात है, इसका मतलब अगर मैं इसकी बात कर रहा और अभी मैं मान लो ऐसे घुमा रहा हूँ, यहाँ पे जाऊँगा, ले भाई वेलोसिटी नीचे की तरफ। अब भैया ये रहा सेंटर से इस लाइन को मिला दो, रेडियल एक्सेलरेशन रेडियस की तरफ, मान लो सेंटर की तरफ इसको दिखाया, बढ़िया, इसके बीच का एंगल 90। एक लॉजिक समझ में आ रही है क्या? कि सर्कुलर मोशन में भाई एक बात तो बिल्कुल खास है कि तू AT तो हटा सकता है, AC बिल्कुल नहीं हटा सकता। अगर तुमने AT हटा दिया तो चलो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अगर तुम बात करो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तो उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। बोलो
यही सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल, जो बीच का इनका एंगल होता है वो फिक्स होता है 90 डिग्री। कोई तुमसे अब पूछे बेटा सर्कुलर मोशन को बढ़िया से पढ़े लिखे के टाइप डिफाइन करो, तो तुम कहोगे कि भैया ऐसा है कि जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। और तुम उसको और समझदारी से कहोगे कि एक्सीलरेशन में माना दो लोग होते हैं वहाँ पे सर्कुलर मोशन में AT और AR, परंतु AT 0 है ताकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन जाए। थोड़ी चीज़ें समराइज करता हूँ। जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल 0 डिग्री था तो पाथ कैसा हुआ था? स्ट्रेट लाइन। जब वेलोसिटी और स्पीड बढ़ी थी भाई, जिधर वेलोसिटी उधर ही एक्सीलरेशन स्पीड बढ़ गई। लेकिन जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल 180 डिग्री हुआ था तब भी पाथ स्ट्रेट लाइन रहा है। और इस कंडीशन में सोच के देखो, स्पीड कम होगी ना, इसमें स्पीड कम होगी। मतलब पाथ स्ट्रेट लाइन होने के लिए एंगल 0 हो या फिर 180 हो, मानते हो ना? अब सुनना, जब भी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो पाथ हमेशा सर्कुलर होगा। मैच दो कॉलम बनाऊंगा टेस्ट में, पाथ हमेशा सर्कुलर होगा। तो कितने एंगल पकड़ लिए हमने? 0 डन, 180 डन, 90 डन। सोचो इसके अलावा कुछ हो, 120 डिग्री हो गया तो तब होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। दिखाता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन में कोई तुम मुझे बताओ कि कोई तुमसे पूछे कि बताओ बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन में एक कॉमन बात बताओ, तो कॉमन बात यह है कि दोनों 2 डायमेंशन मोशन है ना? कॉमन बात यह है कि दोनों 2 डायमेंशन मोशन है। तो कोई बोले कि एक अंतर बता दो, तो अंतर कहोगे कि एंगल का है। सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 होता है भाई। और अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है ना तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल ना तो 90 होगा, ना ही 0 होगा और ना ही 180 होगा। तो कैसा होगा वो दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, अब है प्रोजेक्टाइल मोशन की कहानी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन सुनते ही तुम्हारे मन में आता है एक डायग्राम बनाओ, फुटबॉल को किक करो और ऐसे ऐसे। पूरी दुनिया ऐसे कहती है, हम भी कह लेते हैं। ये लो ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये गए ऐसे, ऐसे दिखाते हैं ना, ये थीटा। सोचो, इसको तुम कहते हो एक्स एक्सिस, इसको तुम कहते हो वाई एक्सिस, ऐसे ही तो कहते हो। इसको कहते हो यू वेक्टर। भैया वेक्टर होंगे तो 2 टुकड़े होंगे। तो ये रहा तुम्हारा थीटा, एक टुकड़ा इधर जाएगा, एक टुकड़ा ऊपर जाएगा। इधर वाले को यू एक्स, ऊपर वाले को यू वाई। अभी वहाँ नहीं जा रहा हूँ। अभी मेरा टारगेट है एक्सेलरेशन देखने का, एक्सेलरेशन देखने का। ये बॉल है मेरे हाथ में, ठीक है? बॉल को दीवार पे फेंक रहा हूँ, गया आया, आया गया। अब देखना, जैसे मैंने इसको फेंका, अब कंडीशन समझना, मैं जो कहना चाहता हूँ गौर से। मैंने इसको फेंका, एक हाथ से फेंक रहा हूँ, दूसरे में जा रहा है। अब इसकी वेलोसिटी की खासियत देखो, इसका मोशन देखो। ये ऐसे गया और गिरा, मतलब जब ये गया फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर उधर गया, फिर नीचे गया। अब कंडीशन समझो, फेंका इस हाथ से था, गया इस हाथ में, मतलब इसने दूरी भी तय करी है आगे की तरफ, एक्स एक्सिस। नॉर्मल ऐसे थोड़ी गया है, ऊंचाई लेके गया है, वाई एक्सिस। 2 एक्सिस आए तो है तो 2D मोशन, ये तो पक्का है। अब बताओ सर्कुलर मोशन होता तो पूरा ऐसे ऐसे राउंड राउंड खेलता है, बढ़िया है ना? फिर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता, बहुत लड़ाई होती। अभी जब ये गया, अच्छा सोचो मैंने फेंका, कहाँ है ये? हवा में। हवा में, जब ये हवा में है, दुनिया में जो भी चीज़ हवा में होती है उसमें एक्सेलरेशन के नाम पे सिर्फ एक आता है, जी। और जी की खासियत है, कहाँ लगता है? सिर्फ नीचे। नीचे मतलब नीचे वाली एक्सिस वाई एक्सिस तो है। मतलब इस पूरे चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में हो ही नहीं सकता। सोचो कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने बॉडी को फेंक दिया हवा में, तुमने बॉडी को फेंका है हवा में, और हवा में बॉडी जाते ही उसमें एक ही एक्सेलरेशन होता है और वो होता है जी। और जी की खासियत, जी हमेशा नीचे। तो ए वाई का काम कौन करेगा? जी। और जी की सबसे सुंदर बात, ये हमेशा नीचे होता है, हमेशा नीचे होता है। आज चलो ऐसे, आज मंडे है, हमेशा मान लेते हैं। चलो अब हम सवाल जो करेंगे उसमें ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, नीचे का डायरेक्शन निगेटिव लेंगे। अगर तो जी क्या लोगे यहाँ? निगेटिव।
मैंने बोला अगर ऐसा तुमने माना तो तुमने ये साइन किसका माना? डायरेक्शन का। ये साइन मेरा तुम्हारा या किसी क्वांटिटी का है ही नहीं। आज तुम्हारा मन था, तुमने कहा कि चलो ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, नीचे का निगेटिव लूंगा, जी हमेशा नीचे होता है, इसीलिए यहाँ पे जी होगा निगेटिव। मानते हो? ये तो एक बात है, लेकिन अभी असली बात बाकी है कि आप तो ये बता रहे थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन सर्कुलर मोशन से अलग होता है, और वहाँ पे होने इधर उधर हो रहे हो। मैं बता रहा हूँ, फेंकने वाली लाइन ये है यू वेक्टर। वेक्टर को एक्सटेंड किया जा सकता है, हाँ कर दिया ना। वेक्टर की प्रॉपर्टी, वेक्टर को आगे पीछे बढ़ा दो, कोई लोड नहीं होता। जी हमेशा नीचे होता है, जी हमेशा नीचे होता है। भाई मोशन शुरू होगा, शुरू होते ही ये रहा जी, यहाँ पे ये रहा जी, यहाँ पे ये रहा जी, यहाँ पे ये रहा जी। सोचो, हमेशा यहाँ से मोशन शुरू हुआ था, यहाँ से इस पॉइंट से मोशन शुरू हुआ था। लो भैया, इस पॉइंट से मोशन शुरू हुआ और इनिशियल वेलोसिटी यही मिली, और इसके साथ जो जी का एंगल है वो ये इतना बड़ा एंगल है। देखो, फोटो फिर से बनाऊंगा, क्या दिक्कत है? आप देखो इस बात को। जब तुम इसको थ्रो कर रहे थे तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? आपने फेंका, फेंकते के समय की वेलोसिटी। ठीक है, अच्छी बात है। मैंने पहले तो इसकी फोटोग्राफी बना दी, ठीक है, ऐसा मैंने इसको ऐसे बना दिया कि भाई जाएगा तो ऐसे ही, इसी लाइन पे जाएगा ये। अच्छा, ये तुमने इसको ऐसे फेंका, ये रहा इसका वी वेक्टर। तुमने कहा यहाँ पे नाम यू वेक्टर दिया था, अरे मर्जी है, आज वी दे रहे हैं, क्या हो गया, वी दे रहे हैं। अच्छा सोचना, जी हर बार नीचे, मैंने बॉल को हाथ से छोड़ा, जी आ गया। अच्छा, ऐसे बॉल जब हाथ में होता है तब भी जी होता है, लेकिन हाथ में है, जी खींच रहा था नीचे, मैंने पकड़ लिया ना, मैंने पकड़ के रखा है। लेकिन जैसे मैंने अपना कांटेक्ट छोड़ा, सिर्फ जी। अब चलो, नीचे आ गया ना जी, ये रहा एंगल, ये 0 डिग्री है क्या? 180 है क्या? 90 है क्या? 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे जो एंगल बना, सोचो ये कौन सा एंगल है? ये एंगल है इनिशियल वेलोसिटी, ये एंगल है इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का। और ये जो एंगल है ये बड़ा अच्छा है, ये ना तो 0 डिग्री है, ये ना ही 180 डिग्री है, ये ना ही 90 डिग्री है। भाई 90 कैसे हो सकता है? 90 से ज़्यादा है ना, तो इसलिए ये कुछ और है, ये एंगल कुछ और है। क्या है कि लड़ाई नहीं है, ये है कुछ और। इसका मतलब ये जो मोशन होगा वो कहलाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, पीएम, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो तुमको प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक डिफरेंस समझ में आ गया कि भैया जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 90, लेकिन जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, होने को ये भी 2D मोशन है सर्कुलर जैसा, परंतु वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल ना तो 0, ना ही 180, ना ही 90, कुछ और। तो ये हो गई बात। तो ये अपने आप में यहाँ से पूरी कहानी है। तो ये लिख लो इसमें से जो तुमको लगे कि काम का है।